सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशंस को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है कि नहीं? वाइब्रेटरी मोशंस को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब ये जो वाइब्रेटरी मोशंस हैं, इसमें मैं आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम में ये देखें, ये अब ये पेंडुलम जो ये वाली ऑसिलेशंस कर रहा है, इस वाइब्रेशन को कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन इस वाली को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन होती है ना, वो नहीं। यानी सिंपल पेंडुलम जब तक छोटे एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन करे, छोटे एम्पलीट्यूड में इस तरह, तो उसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन वो जो बड़ी मोशन होती है, इतनी बड़ी मोशन के वो आप उसको इधर से लेकर यूं यूं घुमा रहे हो, वो वाली मोशन नहीं। तो छोटे एम्पलीट्यूड वाली मोशन जो सिंपल पेंडुलम कर रहा हो, उसे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसी तरह से ये देखो, ये छत है, ये इसके साथ एक स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच कर दिया। क्या कर दिया? मास अटैच कर दिया। अब इस मास को आपने नीचे खींच के छोड़ा और ये वाइब्रेट करे, तो ये जो वाइब्रेशन है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इस तरह से अगर आप थोड़ा इसको और बड़ा बेहतर तरह कर लें कि स्प्रिंग के साथ ये मास यहाँ अटैच किया और एक स्प्रिंग आपने नीचे लगा दी, एक स्प्रिंग आपने नीचे लगा दी, अब ये जो चीज वाइब्रेट करेगी तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद ये चीज देखें कि अगर ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसके साथ ये एक ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, इस ऑब्जेक्ट को यूं पीछे खींच के छोड़े तो ये वाइब्रेट करता है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और आप ये चीज देखो कि इस तरह से ये स्प्रिंग है, ये मास अटैच्ड है, ये यूं है, और इसके साथ यहाँ नीचे आपने पहिए लगा दिए, अब इसको खींचे, ये वाइब्रेट करता है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके अलावा ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके अलावा बेटा जो क्रिस्टल लैटस के अंदर आयंस वाइब्रेट करते हैं, आयनिक कंपाउंड में आपको पता है ना क्या कहते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और साथ आगे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आगे पीछे। तो ये जो एटम्स की वाइब्रेशन है, ये आयंस की वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक एटम क्रिस्टल लैटस के अंदर जो वाइब्रेशन कर रहा है, या पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो वाइब्रेशन कर रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और उसके बाद ये फर्ज करो मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो यूं यूं वाइब्रेट कर रहा है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये इसकी भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और तो और किसी दरख्त की जो टहनी होती है, जब हवा चलती है तो वो जो अप एंड डाउन मूव करती है, वो अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसका मतलब है दुनिया में जितनी वाइब्रेटरी मोशंस हैं, उनमें से मेजॉरिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या बाकी अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी या सिंपल हार्मोनिक मोशन है या अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन से। इसी तरीके से आप ये चीज देखें, ये फर्ज करें ये पानी की सरफेस है, इस पे आपने कोई कॉर्क रखा हुआ है यूं, या फर्ज करें कोई यूं बॉटल है जिसमें आपने यूं करके फर्ज करें ये कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में आपने यहाँ सैंड डाली हुई है, और फर्ज करें यहाँ कोई कश्ती है, और फर्ज करें यहाँ से लहरें प्रोड्यूस की आपने, ट्रांसवर्स वेव्स। अब वो ट्रांसवर्स वेव्स यूं यूं जाएंगी तो ये कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा, इस कॉर्क की अप एंड डाउन मूवमेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये ट्यूब अप एंड डाउन मूव करेगी, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये कश्ती अप एंड डाउन मूव करेगी अगर रुकी हुई है और मूव नहीं कर रही, तो ये मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। रफ सी में जो मोशन हो रही होती है उसको परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते, उसको अप्रोक्सीमेट सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो हाई टाइड और लो टाइड में वाटर का लेवल अप एंड डाउन होता है, वाटर का लेवल अप एंड डाउन होता है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के तहत होता है। यानी फर्ज करें ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, इस पर आपने ना रीडिंग्स ऐसे डिविजन्स मार्क की हुई, पानी ऐसे था सुबह, फिर दोपहर को पानी ऐसे हो गया, फिर शाम को पानी ऐसे हो गया, और फिर नीचे ऐसे, फिर अगले दिन फिर यूं नीचे चला गया। तो पानी का ऊपर नीचे यूं होना, उसकी हाइट का, हाइट के जो लेवल है उसका, उसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब आप देखें सैयद इबाद हैदर ने पूछा है कि क्या मोशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होती है। नहीं, अब क्रिस्टल लैटस में जो एटम्स पड़े हुए हैं उनकी वाइब्रेशन को तो आप नहीं कह सकते, मुमकिन है वो इस तरह वाइब्रेट कर रहे हो, मुमकिन है किसी वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो यूं यूं वाइब्रेट कर रही हो, इस तरह वाइब्रेट कर रही हो। ये जरूरी तो नहीं कि आप उनको कहें कि वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली वर्टिकल होंगे। हाँ, अलबत्ता
जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हैं, जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है फ्रॉम अर्थ के परस्पेक्टिव से, वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है। और जो परफेक्टली वर्टिकल है उनमें ग्रेविटी का रोल है। ऊपर जाते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, नीचे आते हुए ग्रेविटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो अपवर्ड मोशन है वो डाउनवर्ड मोशन से स्लाइटली डिफरेंट है, इसलिए उनकी मोशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? हाँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जनरली एसएचएम हम जो पढ़ते हैं या जो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं वो हम ऐसे परफेक्टली यूं करते हैं, हम इस तरह की किसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। हाँ, और ना ही ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। पेंडुलम की जो मोशन है ना, वो हम कहते हैं कि जब लेंथ लंबी हो और एम्पलीट्यूड स्मॉल हो तो अप्रॉक्स उसको भी ऑलमोस्ट इस तरह से कंसीडर किया जा सकता है, अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन होना चाहिए उसको। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में वो होनी चाहिए, वो एक लाइन में मोशन होनी चाहिए। हाँ, अगर वो हल्की सी टेढ़ी है, हल्की सी टेढ़ी है तो उसको आप एज्यूम कर सकते हैं स्ट्रेट, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। आए जरा आप इसकी सर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सर जी जी सर अगर वो जी जी पेंडुलम एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं और तो हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, जी बिल्कुल। इसीलिए अगर तो आपको सर्कुलर याद हो कि रहेगी। आपने एएस में जितने भी वाइब्रेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे, आपने एएस में जितने भी वाइब्रेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के थे। तो आपको हमेशा यही कहा जाता था कि एम्पलीट्यूड छोटा रखें, क्योंकि जब आप एम्पलीट्यूड बड़ा रखते हैं तो स्पीड ऑफ मिड वाली स्पीड बढ़ जाती थी और एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी, और जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ती थी तो वो मोशन फिर अप्रोक्सीमेटली मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहती थी। तो जितने भी लार्ज एम्पलीट्यूड की मोशंस थी वो परफेक्ट नहीं थी। ठीक है क्या नहीं है? जी सर। अच्छा जी, अब अगली बात हम कर रहे हैं। अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। वो क्या है जनाब के डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करेंगे? ये फर्ज करें कि एक बॉडी है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये यूं यूं मीन पोजीशन इसे कहते हैं ये, या और इसको एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं, इन्हें एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं, इसे मीन पोजीशन कहते हैं। फर्ज करें ये कोई बॉडी यूं यूं वाइब्रेट कर रही है और मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह दिखा देता हूँ उसको, समझाने के लिए मीन्स के ये कि यूं गई, ये निशान जाहिर कर रहा है कि वो यूं मूव किया, ये निशान यूं मूव कर रहा है कि वो वापस आई, और फिर यूं मूव कर रहा है तो वो यूं आई और फिर वो यूं आई, इस तरह से। अब ये पॉइंट हम ए लगा देते हैं, ये पॉइंट बी लगा देते हैं, ये पॉइंट सी लगा देते हैं, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई लगा देते हैं, ये पॉइंट एफ लगा देते हैं, ये पॉइंट जी लगा देते हैं, ये एच लगा देते हैं, ये आई लगा देते हैं, ये जे लगा देते हैं, एच आई, हाँ, और एच आई जे और के और एल। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आप ये चीज देखो कि जब वो बॉडी यहाँ से ए पर पहुंची तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, जब वो बी पर पहुंची तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। सॉरी, ए तो खैर इधर सेंटर में, सॉरी ए सेंटर में यहाँ पर है, मैं दोबारा बना देता हूँ, मैंने थोड़ा गंदा कर दिया इसको। ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग को ए कह देते हैं, इसे हम बी कह देते हैं, इसे हम सी कह देते हैं। जब वो यूं गई वापस आई तो ये मुकाम डी था और ये मुकाम फिर ए कह लें इसको, और फिर इसको आप कह लें ई कह लें, और फिर इसे आप एफ कह लें, और फिर इसको जी कह लें, और फिर वापस ए। ठीक है कि नहीं? तो जब वो ए पर थी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब वो ए से बी गई तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब वो सी पे पहुंची तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब वो ए से वापस डी पर है, ये देखें ए से स्टार लेकर डी पे पहुंची, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो यूं लिखा जाएगा, यूं बनाया जाएगा, इस तरह बनाएगा जाए, तो वो ये होगा। ठीक है कि नहीं? फिर दोबारा ए पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब देखें डिस्प्लेसमेंट ए से मेजर हो रही, फिर ए से ई पर गया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फिर ए से सी, ए से ई पर, सॉरी ए से ई पर गया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए से एफ पे गया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर ए से जी पर आया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर ए पर आया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये चीज इस तरह से बनती है, यूं बनती है। ठीक है कि नहीं? ये इसका डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक फिक्स पोजीशन से मेजर की जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो, मेन पोजीशन से मेजर की जाए, डिस्प्लेसमेंट इस तरह भी मेजर की जा सकती है। देखें ये एक बॉडी यूं यूं वाइब्रेट कर रही है, फर्ज करें कि ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर,
अब वो यूं 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 वाइब्रेट कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और मैं रेफरेंस पॉइंट ये ले लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट ये ले लेता हूँ जो एक्चुअली कितना दूर है यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ थी, और मैं डिस्प्लेसमेंट इस जगह से मेजर कर रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू 0 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 15 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो मैं कहूंगा जी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है 20 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहाँ से यूं वापस आया तो मैं कहूंगा उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी दोबारा 15। फिर जब वो यहाँ आया तो मैं कहूंगा जी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है 10। और फिर जब वो यहाँ से वापस गया, मैंने कहा जी उसकी डिस्प्लेसमेंट दोबारा 15 होगी। और मैं इनको यूं मिलाता हूं तो ये कर्व बन गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मैं उसकी किसी और जगह से मेजर कर रहा हूँ, किसी और रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इस तरह की डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी यूं मूव कर रही है यूं वाइब्रेट कर रही है, और ये उसकी मीन पोजीशन डिक्लेयर हो जाए और उसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर यूं यूं बनाया जाए, इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने नहीं कभी पढ़ी। कभी भी पिछले 40 सालों में मैंने कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि एक बॉडी वाइब्रेट तो यूं कर रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर हो रही है। इवन फर्दर मैथ में भी नहीं कभी पढ़ी। फर्दर मैथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बड़े ही मुश्किल सवाल आया करते थे, इतने मुश्किल कि आपकी सोच है। लेकिन वो नहीं, अब वैसे भी फर्दर मैथ सिलेबस में निकल गए, उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अदर देन दिस लाइन कहीं पूछी गई हो, क्योंकि इस लाइन अगर डिस्प्लेसमेंट कहीं और से मेजर की जाए तो फिर कैलकुलेशंस बहुत वो हो जाएंगी। ठीक है क्या ना? अच्छा जी, अब आप लोग ये चीज देखो कि अच्छा ये देखें, इसे कहते हैं मीन पोजीशन, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना? वैसे आपको होता है ना ईपी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मैं उससे एक्सट्रीम पोजीशन रेफर कर रहा हूँ। अब ये बात मैंने आपको बताई है उसके बारे में कि वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर हो रही है। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, ठीक है कि नहीं? अब बात करूंगा किसकी? एक्सेलरेशन की बात करूंगा। एक्सेलरेशन में ये देखें कि अगर इनिशियल स्पीड किसी की 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और बाद में उसकी स्पीड हो गई है 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये u है और ये v, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी? v माइनस यू अपॉन टी के, और 18 माइनस 20 ओवर टी माइनस 2 ओवर टी। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? टी की जो भी आप वैल्यू पुट करें, एक्सेलरेशन है आना तो नेगेटिव है ना। तो अगर इनिशियल स्पीड 20 और फाइनल स्पीड 18 है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर हमेशा उलट बनता है। एक्सेलरेशन का वेक्टर हमेशा बेटा क्या बनता है? उलट बनेगा। एक्सेलरेशन का वेक्टर हमेशा क्या बनेगा? उलट बनेगा। ठीक है कि नहीं? अब इसी तरह से देखें, अगर इनिशियल स्पीड 18 है और फाइनल स्पीड 20 है तो फिर बेटा एक्सेलरेशन का वेक्टर हमेशा इस तरह का बनेगा। अगर इनिशियल स्पीड 18 है और फाइनल स्पीड 20 है तो फिर एक्सेलरेशन का वेक्टर हमेशा किस तरह का बनेगा? इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये बात जहन में रखें और आए हम अब आगे चलते हैं। ठीक है कि नहीं? फर्ज करें कि मेरे ये एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये यूं मूव किया, यूं मूव किया, यूं मूव किया, हमने इसकी मोशन के टुकड़े कर लिए यहां से यहां तक। ये जो ये चीज है इसको 1/4 ऑफ द मोशन कह लें। फिर जब वापस आया ये अदर 1/4 ऑफ द मोशन, और फिर जब यहां से यहां गया ये अनदर क्वार्टर ऑफ द मोशन। यानी फर्ज करें यूं यूं वाइब्रेट कर रहा है ना, तो जब यूं जा रहा था तो ये एक क्वार्टर हो गया, जब वापस आया तो ये अनदर क्वार्टर, फिर यहाँ से इधर गया तो ये 3rd क्वार्टर हो गया, फिर यहाँ से यूं वापस आया तो ये 4th क्वार्टर हो गया। यानी मोशन के 4 हिस्से कर लिए, 4 टुकड़े कर लिए। तो पेंडुलम इस तरह से है, ये देखिए यूं पेंडुलम है, ये एक मोशन हो गई 1 क्वार्टर, ये 2nd क्वार्टर, ये 3rd क्वार्टर और ये 4th क्वार्टर। तो हम 4 हिस्सों में से हम 1st क्वार्टर को देख रहे हैं। फर्ज करें ये बड़ी करके ना जूम इन करके हम पिक्चर खींचते हैं एक पेंडुलम की। ये है पेंडुलम, ठीक है कि नहीं? अब इसकी मैं 7 तस्वीरें बनाऊंगा। फर्ज करें कि जो मेरे पास जो कैमरा है वो मल्टी फ्लैश कैमरा है और वो एक ही मूविंग चीज की पिक्चर्स खींचता है, एक मूविंग चीज की पिक्चर्स खींचता है और साथ ही उस मूविंग चीज की स्पीड भी बता देता है। फर्ज करें मेरे पास एक कैमरा है, ये पेंडुलम की मैंने सिर्फ ये वाली स्ट्रोक एक दिखाई है, यानी ए यूं बस ऊपर एक तरफ जाना, यानी इस तरह बस गया। ठीक है कि नहीं?
यानी जब यूं करके यूं वाइब्रेशन होती है तो उसमें से हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फर्ज करें उस कैमरे में तस्वीर में नीचे तस्वीर लिखी में स्पीड लिखी हुई आ रही है, इसकी स्पीड है 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप ये चीज देखो कि 21 से 20 यहां पर देखिए कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, v माइनस यू अपॉन टी या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो जो चेंज अगर टाइम सबका सेम है कि ये 1 मिली सेकेंड के बाद तस्वीर है, ये दूसरे मिली सेकेंड के बाद तस्वीर है, ये तीसरे मिली सेकेंड, यानी इन दोनों के दरमियान 1 मिली सेकेंड का गैप है, इसके दरमियान 1 मिली सेकेंड का गैप है, इसके दरमियान 1 मिली सेकेंड का गैप है, इधर 1 मिली सेकेंड का गैप है, तो सबका सेम इस टाइम। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज जब टाइम इंटरवल सेम है तो जो चेंज इन वेलोसिटी जहाँ ज्यादा होगी वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अब 21 से 20 हुआ तो 1 की डिक्रीज आई तो यहाँ एक्सेलरेशन वेक्टर ये बन गया a1, जो देखिए मैंने इस तरह करके बना दी, ये यूं मतलब इसका एरो ये बनाया, इस तरफ को बनाया, ठीक है। अब यहाँ 20 से 18 आया तो इसमें थोड़ा बड़ा वेक्टर बना दिया यूं, ये a2 हो गया। 18 से 15 3 की चेंज आई है तो मैंने एक्सेलरेशन ये a3 बन गई और 15 से 11 आया तो ये एक्सेलरेशन a4 हो गई, ये थोड़ी और बड़ी होगी। 11 से 6 5 की चेंज आई तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर और बड़ा हो गया। 6 से 0 तो ये और बड़ी चेंज आई तो ये a6 हो। तो इसका मतलब है कि जिसकी एक्सेलरेशन इस तरह से जा रही थी, पता चला कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, हालांकि यहाँ वेलोसिटी 0। ये बात पॉइंट रखें इस पूरे चैप्टर में कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ वेलोसिटी 0 होगी वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी और जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ एक्सेलरेशन 0 होगी। ये इसमें इस चैप्टर में बड़ी जबरदस्त एक बात है। जिस तरह दो बंदों की लड़ाई हो ना, उसने कहा तुम खाना खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, उसने कहा तुम मैं खाऊंगा तो तुम खाना नहीं खाओगे। तो इस पूरे चैप्टर में जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यानी उसका रेट ऑफ चेंज 0 है, और जहाँ वेलोसिटी 0 है वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं ऊपर दिखाता हूँ समझाने के लिए। ये है जी x1 डिस्प्लेसमेंट, ये है x2, ये है x3, ये है x4, ये है x5, ये है x6। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ऊपर करके दिखा रहा हूँ, x2, x3, x4, x5, x6। तो इसका मतलब है, अब आप ये डायग्राम खुद देख रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लंबा हो रहा है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर भी लंबा हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इस डायग्राम को देख के कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि दोनों वेक्टर्स उलट हैं तो साइन यहाँ नेगेटिव का लगाऊंगा। तो इसको कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन is a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. तो क्या डेफिनेशन बनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की? SHM is a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. SHM is a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. ये आपने लिखना है, ठीक है कि नहीं? तो आपको पूरे displacement from a fixed point, ठीक है कि नहीं? ये बेटा एक डेफिनेशन है इसकी, और आपने डायरेक्ट इस तरह से लिख देना है। ये सबसे जो हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है कैम्ब्रिज में जो आया हुआ है क्लास पेपर्स में, वो ये है
डिफाइन एसएचएम अगर पिछले 20 सालों में देखें तो कम से कम 30 दफा आया होगा जी, 20 सालों में 30 दफा। तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन डिफाइन एसएचएम। अब इसके 2 नंबर अगर किसी के जाएं तो बहुत ही बुरी बात है। उसको चाहिए कि चुल्लू भर पानी का बंदोबस्त करे और पहली फुर्सत में उसमें छलांग लगाए। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू A is directly proportional to negative of displacement, A is equal to minus omega square x। इसमें ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये कहलाती है मदर इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मदर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मदर इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब है कि यही मेन इक्वेशन। ठीक है, मदर इक्वेशन इसका मैंने नाम रखा है, फिजिक्स की किसी बुक में नहीं है। मैंने मदर नाम इक्वेशन इसलिए रखा है कि मैं ये बात स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करता हूँ। फर्ज करें कि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है और यहाँ पे उसकी स्पीड है कुछ, फर्ज करें 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और फर्ज करें कि मैं इनके दरमियान जो टाइम है यहाँ से यहाँ जाते वक्त उसे 0.02 सेकेंड्स लगे। अगर मैंने ये डिस्टेंस निकालना हो, ये वाला डिस्टेंस निकालना हो, तो मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही जवाब दे। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं बड़ा सा करके दोबारा लिख देता हूँ। ये वाला फार्मूला मैं जिससे पूछूं मुझे सिर्फ वही बंदा बताए, ठीक है कि नहीं? एक मिनट जी, दानियाल आप बताएं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होनी चाहिए अगर ये फॉर्मूला। अच्छा, मैं आपके चलो ठीक, मैं देखता तो फिर। अच्छा एक मिनट है, सैफ अली साजिद आप बताएं बेटा जी। सैफ अली साजिद, अल्लाह बनाए तुमको माजिद जी। साजिद होता है सजदा करने वाला, माजिद होता है उसका भी बहुत कोई बड़ा मुकाम होता है जी। सैफ अली साजिद, अच्छा जी। मोहम्मद अतर आप बताएं बेटा, जो ये नाम जिसका मोहम्मद अतर आ रहा है आप बताओ बेटा। हेलो सर, क्या बताऊं? मैंने पूछा यार कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, इसको मैं ये अगर फर्ज करें यहाँ की स्पीड मुझे पता है, यहाँ की स्पीड मुझे पता है, ये टाइम पता है, तो मैं इस तरह का फार्मूला या ये फार्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मे बी। आप लेक्चर सुन रहे थे कि नहीं? सुन तो रहा था। हाँ, तो फिर अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं। अच्छा, ताजवर नकवी बेटा आप बताओ, ये फार्मूले लगा सकते हैं हम कि नहीं? जी ताजवर नकवी बेटा, ताजवर। अच्छा, राजा सलमान अजीम, राजा सलमान अजीम यार, अगर तुम जवाब नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे नाम के साथ फिर मतलब राइमिंग को मजे के कर दूंगा फिर मतलब प्लीज जवाब दो। तो हेलो, नहीं सर। अच्छा क्यों, तुम्हारा माइक नहीं काम करता राजा? अच्छा चलो ये बताओ वजह क्या है, क्यों नहीं? व्हाई नॉट आई कांट अप्लाई दीज फार्मूलास। हाँ देखें बेटा, ये देखो, ये देखें, एज द मेन डेफिनेशन सजेस्ट्स एक्सेलरेशन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। पता चला जो वाइब्रेटरी मोशन होती है,
वाइब्रेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है बेटा, वो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। बिल्कुल सही कहा तुमने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाले फार्मूले नहीं लग सकते, ये वाले फार्मूले नहीं लग सकते। पता चला कि इसमें इस चैप्टर में कम से कम इस चैप्टर में ये 5 फार्मूले नहीं लगेंगे, स्वेत इक्वेशंस नहीं इस्तेमाल होंगी। क्या इस्तेमाल नहीं होंगी? स्वेत इक्वेशंस इस्तेमाल नहीं होंगी। कम से कम इस चैप्टर में स्वेत इक्वेशंस इस्तेमाल नहीं होंगी, ये बात जहन में रखें, ठीक है कि नहीं? ये वाली इक्वेशंस इस्तेमाल नहीं होंगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस इसमें इस चैप्टर में, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हमारी अगली बात शुरू होने वाली है कि वो क्या है। हमने इसमें ये जो ओमेगा स्क्वायर आया है हम इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी मिसाल है। ये देखें, ये ना फर्ज करें कि ये रनवे, ये बेटा क्या है? रनवे। रनवे क्या होता है? जिस पे जहाज उड़ता है, ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करें कि ये कोई जहाज है जो यूं उड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है? टेक ऑफ कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, टेक ऑफ कर रहा है। और इसकी इस वक्त जो स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टेक ऑफ कर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन जो है, अपवर्ड एक्सेलरेशन इसकी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी फर्ज करें कि ये अपनी जो जहां से इसने टेक ऑफ किया उधर से, मैं इसको थोड़ा दोबारा बना देता हूँ, एक पॉइंट की शक्ल दे देता हूँ, पूरे जहाज को एक पॉइंट बना देता हूँ। पूरा जहाज अपनी जगह स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से उसने टेक ऑफ किया है, बिल्कुल उठा है यानी ग्राउंड को छोड़ा है, उस मुकाम से इधर तक ये 5000 मीटर है, 5 किलोमीटर ऊपर उठ चुका है। इस वक्त इसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है और इसकी एक्सेलरेशन वाले को डबल एरो से शो करते हैं, यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करें सूरज एन ऊपर, सूरज क्या है बेटा? एन ऊपर है, सूरज की लाइट आ रही। तो जब जहाज उड़ा तो उसका शेडो यूं नीचे आ रहा था, जब जहाज यहाँ था तो शेडो यहाँ था, जब जहाज यहाँ था तो शेडो यहाँ था, जब जहाज यहाँ था तो शेडो यहाँ, जहाज यहाँ पहुंचा तो शेडो यहाँ पहुंचा, जहाज यहाँ तो शेडो यहाँ, ठीक है कि नहीं? अब आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पूछें क्या हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये रनवे हो गया, ये एरोप्लेन एक डॉट की शक्ल में उठा ऊपर चला गया। जब वो एरोप्लेन यहाँ पहुंचा वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5000 मीटर था और ऊपर से सूरज एन सर पे था, बिल्कुल ऊपर की तरफ यूं सूरज था और उसका शेडो यहाँ आ रहा था। ये वाला एंगल 20 डिग्री था। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि जब जहाज यूं गया तो उसका शेडो यूं गया, जब जहाज यूं ऊपर पहुंचा तो ये शेडो यूं हुआ, तो अब मुझे बताएं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेडो है ये किसके बराबर होगा? कैन यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेडो? आप शेडो की डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं कैलकुलेट? आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सूरज एन सर पर है, तो क्या होगा? शेडो ओवर 5000, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेडो एक्स एस से रिप्रेजेंट किया हमने, ओवर 5000 इज इक्वल टू cos ऑफ 20 डिग्री। cos ऑफ 20 डिग्री हो गया तो फिर क्या होगा? एक्स एस इज इक्वल टू 5000 cos ऑफ 20 डिग्री। ये है जी डिस्प्लेसमेंट शेडो की, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब दोबारा एक और चीज देखें, फिर यही रनवे बनाया, फिर यही जहाज यूं जा रहा है। जब वो यहाँ पहुंचा था उसकी स्पीड का वेक्टर क्या था?
ये उसकी स्पीड थी, जिसको हम एक बड़े थिक वेक्टर से जाहिर कर रहे हैं, और इसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछता हूं कि शेडो की स्पीड क्या थी। शेडो यहां था, तो शेडो की स्पीड क्या थी? देखिए ना, ये एंगल है 20 डिग्री, तो शेडो की स्पीड क्या थी जी? तो बता सकता है मुझे कि शेडो की स्पीड क्या थी? जी बेटा, शेडो की स्पीड क्या थी? ये देखें। 200 cos 20 नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये 200 मीटर पर सेकेंड है, तो शेडो की वेलोसिटी ये होगी, शेडो की वेलोसिटी ये होगी, और वो कितनी बनेगी? 200 cos ऑफ 20 डिग्री। इसी तरीके से इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? हमने अभी पढ़ी कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी। ये देखें, जब यहां था तो इसकी एक्सेलरेशन वेक्टर क्या था? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके शेडो में भी एक्सेलरेशन होगी, शेडो भी इस तरफ को एक्सेलरेट कर रहा होगा रनवे के साथ साथ, और शेडो की एक्सेलरेशन क्या होगी? 5 cos ऑफ 20 डिग्री। ये बात आपने जहन में रखनी है। मैं इस चीज को इस चैप्टर में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है कि नहीं? मैं इस चैप्टर में इस चीज को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आप ये चीज देखें, गौर करना है आपने। ये कोई चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है? इसको पॉइंट पी कह लें। कोई बॉब है जो यूं सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म, क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर, गोल गोल घूम रहा है। ये सामने दीवार है और इधर से रोशनी आ रही है, और इसके अलावा रोशनी कहीं से नहीं आ रही, ठीक है? तो ये इसका शेडो है क्यू। यहाँ जब पॉइंट पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां पहुंचा, जब पी यहां पहुंचा तो क्यू उसका जो शेडो था वो यहां था। पी जब इधर था तो क्यू इधर था। जब पी इस जगह पी पहुंचा तो ये क्यू यूं पहुंचा। पी इधर पहुंचा तो क्यू इधर पहुंचा। पी यहां आ गया तो क्यू यहां था। पी जब इधर था तो क्यू इधर था। पी यहां पहुंचा तो क्यू इधर था। पी यहाँ, तो इसका मतलब है पी यूं यूं घूमे तो क्यू यूं यूं मूव करेगा, यूं यूं मूव करेगा। आप नोट करें कि P इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, P is performing circular motion and Q is performing vibratory motion. ठीक है? अच्छा, ये शेडो की प्रोजेक्शन जो है ये इस तरह भी होती है। बास टीचर इसे इस तरह पढ़ाते हैं कि ये P यूं यूं घूम रहा है, ठीक है कि नहीं? और सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही है, ठीक है कि नहीं? अब जब P यहाँ है तो Q इधर है। जब P यहाँ पहुंचा तो Q इधर, P इधर तो Q इधर। P यहाँ पहुंचा तो Q यहाँ, P यहाँ तो Q यहाँ, P यहाँ तो Q यहाँ, P यहाँ पहुंचा तो Q यहाँ पहुंचा, P यहाँ पहुंचा तो Q यहाँ पहुंचा, P यहाँ पहुंचा तो Q यहाँ पहुंचा। P यूं गोल घूमा तो Q यूं वाइब्रेट किया उसने। इसका मतलब है कि एज P परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, Q परफॉर्म्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, Q performs a simple harmonic motion. अच्छा जी, अब आगे चीज देखें कि यहां तो ये बात हो गई, ठीक है कि नहीं है? तो अब ये चीज देखो कि बाज टीचर इसे इस तरह भी, और बाज टीचर भी और बाज बुक्स भी इस तरह भी बनाती हैं, वो भी ठीक है। वो ये कहते हैं कि P यहाँ है, P जब इधर गया और P का शेडो डायामीटर पे ले लेते हैं, तो Q यहाँ आ गया। P यहाँ पहुंचा 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 तो Q भी इधर ही पहुंच गया। जब P इधर पहुंचा तो Q यहाँ था।
जब P इधर पहुंचा तो Q इधर था, वो कहते हैं Q इज द शेडो ऑफ P ऑन द डायमीटर, या Q इज द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन द डायमीटर। तो जब P यूं पूरा मूव करता है तो Q यूं मूव करता है। इसका मतलब है इधर बनाओ, चाहे इधर बनाओ शेडो या डायमीटर पे बनाओ, आपको इसका मतलब है कि वन कैन एसोसिएट। जी बेटा, मैं ये फिक्रा कंप्लीट कर लूं फिर आपकी बात सुनता हूं। वन कैन एसोसिएट a vibratory motion with a circular motion. One can associate a vibratory motion with a circular motion. ठीक है ना? और simple harmonic motion can be considered as a shadow of a circular motion or a projection of simple harmonic motion on the wall. Sorry, simple harmonic motion can be considered as the shadow of a circular motion on a wall, or it can be considered as the projection of a circular motion on the diameter. और बास टीचर इसे इस तरह भी पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ये सूरज है, जमीन यूं यूं घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। और वो कहते हैं कि आप इसको यहाँ से देखें, आपकी आंख अगर इधर से देख रही है इसको, तो ये सूरज है, जमीन यूं यूं आपको होती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन को एक साइड से देखें, उस प्लेन में अपनी आंख को रख के देखें जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है, तो आपको वो इस तरह करके सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह नजर आएगी। मास्टर टीचर इस तरह भी पढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक बात करते हैं। तो आए, इसका मतलब है कि हम एसोसिएट कर सकते हैं एक सर्कुलर मोशन को इसके साथ, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? आपका आगे क्लास तो नहीं है? हेलो, मेरा 15 मिनट का रह गया काम। सर 11 बजे केमिस्ट्री है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग केमिस्ट्री की क्लास पढ़ो, फिर इंशाल्लाह ताला बाद में देखते हैं। 12 बजे क्या है? मैथ्स है सर। अच्छा चलो 12 पढ़ो, फिर बाद में देखेंगे इसको। ये है ना, असल में क्लाइमेक्स पे क्लास खत्म हुई है ना, चलो फिर बाद में इंशाल्लाह। ठीक है, इजाजत आप लोग। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है और आज मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती है ट्रैवल की इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अहमद बिलाल साहब मौजूद थे, जो जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, डायरोलॉजिस्ट हैं, डायरोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत अभी मैं भी जस्ट सुन के आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर ऑन ओबेसिटी यानी मोटापे से मुताबिक। मैंने सोचा क्यों ना इस दौरान इनकी जस्ट वीडियो क्लिप हम बना लें जो आप तक भी पहुंचाई जा सके। सर पहले तो हमें ये बताएं कि मोटापा हमारी अपनी पॉपुलेशन में किस हद तक है? बहुत ही खौफनाक फिगर्स हैं। एक सर्वे हुआ था फैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक, 11,000 मरीज उसमें सैंपल थे और हमारे 50% लोग जो है वो मोटापे का शिकार, आधी पॉपुलेशन हमारी। अच्छा, इसमें जो है अमूमन लोग क्या करते हैं, वेट की मशीन होती है उस पर जज करते हैं कि हम कितने हैं। तो सही तरीका है वेट से अपना मोटापा देखना? ठीक है, वेट देखना चाहिए, मगर पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि आप एक दर्जियों वाला टेप जो है वो वॉशरूम के अंदर लटका दो। अब ये मैं इशारा इधर इसलिए कर रहा हूँ कि नाक के लेवल से आपने अपना पेट नापना, और किसी भी मर्द की जो पेट की मोटाई है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी भी खातून की जो पेट की मोटाई है वो 30 इंच से ज़्यादा नहीं होती। सो आप जब भी नहाएं अपना पेट नाप लें, आप सेल्फ ऑडिट में रहेंगे और आपको पता चल जाएगा किस तरह। एक्चुअली पेट और वेट फ़र्क चीज़ है। जो
पेट के ऊपर चर्बी है, ये पूरी एक दहशतगर्दी की इंडस्ट्री है। इसमें से 35 किस्म के मुख्तलिफ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्होंने खुद कुछ जैकेट्स पहनी होती हैं और वो जिस्म में जगह जगह जाके धमाके होते हैं, जैसे फॉलेज कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया, गुर्दे फेल कर दिए, लिम्ब भी किसी का खत्म हो गया, या इवन कैंसर्स भी करते हैं। सो जितने प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं ये सब मोटापे से, पेट की चर्बी से। और पेट की चर्बी, जो पेट की चर्बी है, आपने नंबर्स बताए, इसमें वेट का कोई ताल्लुक नहीं। वेट आपका कितना भी हो, अगर आपकी इससे रेंज ऊपर है तो आप मोटे हैं। आप मोटी। हमारे यहाँ तो सब लोग उस वेट को खुश हो रहे होते, बता रहे होते हैं हमारा वेट इतना हो गया, हमारा वेट। सो पेट और वेट फर्क फर्क चीज है, और जो चर्बी आपके बाजुओं में है और टांगों में है वो एक फर्क चीज है, और वो एडिपोनेक्टिन्स निकालती है जिसको हम कहते हैं कि ये ज़र्बे अज़ब है। तो वो जाके जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही होती है उसके ऊपर ठंडी बाल्टी पानी की फेंक के उसको बुझा देते हैं। सो आपने बाजुओं और टांगों को मजबूत करना है, मोटा करना है, मजबूत करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और पेट को अपने छोटा। अच्छा, इसमें एक चीज मतलब कि हम लोग बच्चे कैसे, मुझे तो बड़ी अच्छी एक नई चीज पता चली कि मोटापा है कब, 35 और 30 इंच सिर्फ पेट की मांग पर। अच्छा, पेट की पैमाइश कहाँ पे की जाए? नाफ के लेवल। अच्छा, नाफ के लेवल को स्टैंडर्ड, नाफ के बेसिकली। पर मैं भी अक्सर यही बात एडवोकेट करता हूँ, इस इंच टेप का ऑडिट लाजमी करें, फिर बचना चाहिए। इसे फाइनल बात हम कर लेते हैं ताकि इसको कंक्लूड करें। अक्सर लोगों ने मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं, उसके अंदर स्टेप काउंटर है, प्लीज उसको एक्टिवेट करें। 6000 कदम इंसान को कम अज कम सेहत के लिए चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो 10,000 कदम रोज करें। अगर आपको तमाम क्रॉनिक बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, इवन कैंसर्स हैं, उनसे आपको रिडक्शन लेनी है और 80% तक आपको रिडक्शन लेनी है, तो आप 11,000 कदम रोज करें। इसके ऊपर कोई कीमत नहीं लगती है। तो आप अगर ये कर लेंगे तो बहुत सारी आने वाली मुसीबतों से बचेंगे। पैदल चलना और फिजिकल कंक्लूजन यही है कि मोटापा है क्या, 30-35 इंच, 30 इंच औरत के लिए और 35 इंच मर्द के लिए। अगर उससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो वो मोटा। जी। अगर वो इससे थोड़ा और नीचे चला जाएगा तो उसको और फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है और आज मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती है शावल की